हेलो एवरीवन, आज के इस करंट अफेयर के एपिसोड में हम कवर अप कर रहे हैं जो भी आज का या फिर आज का ही न्यूज़ नहीं कहेंगे, बल्कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो न्यूज़ का इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जो आपके GS1 GS2 GS3 और स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइक द फर्स्ट वन आपका है, जैसे मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान, तुर्की एंड सऊदी अरब। तो इसमें जो मक्का इज़राइल प्लान हुआ है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज़ है, हालांकि ये पुरानी न्यूज़ है। तो बस इसमें एक छोटा सा डिफेंस बताया गया है कि इसमें जो है तो बांग्लादेश जो है तो वो इन्वॉल्व होना चाह रहा है, इसमें ज्वाइन करना चाह रहा है इस एक्ट को। और ये एक्ट जो है तो कम्प्लीटली समहाउ जो है तो हूतीज़ से लड़ने के लिए, जो कि यमन में एक रेबेलिंग ग्रुप है, ईरान और इजराइल से फाइट करने के लिए है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इसका जो सेगमेंट है या फिर जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है इसका, वो ये है कि कोई भी आर्म अटैक करेगा इन थ्री कंट्रीज़ के ऊपर, दैट मीन्स तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के ऊपर, तो वो उन सभी पर माना जाएगा अटैक। लाइक जैसा कि नाटो के स्टेटमेंट, नाटो के प्रिंसिपल्स में है, नाटो के एक्ट में है, उसी तरीके से इसमें भी लाया गया है, राइट। तो आखिर तीन कंट्रीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो तीन कंट्रीज़ हैं अपनी, एक है पाकिस्तान है, एक अपनी है तुर्किया है, और एक अपनी है सऊदी अरेबिया, राइट। तो ये तीनों कंट्रीज़ आपस में आ करके क्यों सेगमेंट प्रिपेयर कर रही हैं, इसका जो मेन रीज़न है, पाकिस्तान जो है ओनली मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वीपन है, द फर्स्ट वन रीज़न। तो न्यूक्लियर वीपन होने की वजह से पाकिस्तान इसमें साथ में आया है। एंड द सेकेंड वन इज़ तुर्किया। तो जो तुर्की है, अभी उसका नाम तुर्किया कर दिया गया है, जो तुर्की है, तो तुर्की जो है तो इसके पास नाटो के अंदर जो सेना है, जो सोल्जर हैं या जो फोर्सेस है, वो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे है। तो सेकेंड लार्जेस्ट फोर्सेस है, प्लस तुर्की जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी आगे है। बाकी ये जो सऊदी है, सऊदी के पास बेसिकली दो वजह से सऊदी को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, सऊदी मिल करके किया है। द फर्स्ट वन इज़ सऊदी इज़ होली प्लेस, मक्का एक होली प्लेस है, दैट मीन्स सऊदी इज़ होली प्लेस फॉर मुस्लिम्स। एंड द सेकेंड वन इज़ सऊदी इज स्पेसिफिकली एक रिसोर्स रिच है, दैट मीन्स पेट्रोलियम रिच कंट्री हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पेट्रोलियम रिच यहाँ पे कंट्री है। इस वजह से तीनों लोग आपस में मिले हैं और इन लोगों ने मक्का डिफेंस पैक्ट बनाया है, जिसमें ये कहा गया है बेसिकली कि अगर एनी ऑफ थ्री के ऊपर अगर कोई भी कंट्री या कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप टारगेट करता है, तो ये तीनों मिलकर के उसे टारगेट करेंगे। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के काफ़ी अभी केसेस हैं, सो विल डिस्कस इट जब भी ये न्यूज़ में आएगा। दूसरा जो हमारा सेंसस हो रहा है, उस सेंसस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हालांकि इस पे डिसेबिलिटी ऑफ सिटीजन्स के ऊपर, इस पे UPSC 2026 में एक GS पेपर 1 में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो लाइक डिसेबिलिटीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है कि डिसेबिलिटीज़ को कैसे टैकल करना है और डिसेबिलिटी को लेकर के इंडिया में क्या क्या स्पेसिफिक लॉ है। तो अभी जो है तो सेंसस हो रहा है, इस सेंसस में बेसिकली ये है कि डिसेबिलिटीज़ का भी एक कोटा रखा गया है सेंसस पे। जब भी कोई पर्सन जो है तो सेंसस करने के लिए जाएगा, तो कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वो लेगा सिटीजन से, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो जैसे वहाँ पे ऐड किया गया ब्लड डिसऑर्डर, अगर किसी को ब्लड डिसऑर्डर है तो उस चीज़ से रिलेटेड, ऐसे ही क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हो गया, इसी तरीके से स्पीच से रिलेटेड कोई उसको डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब जो मेंटली रूप से थोड़ा लाइक अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहा है या मेंटल प्रॉब्लम है उसे, उसके लिए है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ इसको रिप्लेस किया गया, दैट मीन्स मेंटल रिटार्डनेस को रिप्लेस किया गया है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ से, इससे रिलेटेड। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो स्पेसिफिकली एक्ट है कि PWD एक्ट, या फिर हम इसे बोलते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इसने बेसिकली एक्सपेंड किया है, पहले जो डिसेबिलिटीज़ थी वो 7 इन नंबर था, दैट मीन्स कि 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे कंडक्ट की जाती थी या रिकग्नाइज की जाती थी, बट अभी इट्स इंक्लूडेड अबाउट 21 डिसेबिलिटी, जिसमें ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन भी है, और भी यहाँ पे कुछ बताइए, आप पढ़ सकते हैं। ऑटिज़म जो है एक तरह का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ये सर्टिफिकेशन द्वारा इसे जो है तो बता दिया गया कि ऑटिज़म जो है इसी के अंदर आएगा। सेकेंडली डिसेबिलिटी एक्ट अब जो है एसिड अटैकर्स के ऊपर भी उसे ऐड कर लिया गया है, इस तरह की थोड़ी चीज़ें हैं। सिकल सेल जो अपना बेसिकली एक तरह से डिसीज़ है, उसके लिए भी जैसे नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम अपना लगाया गया है, या फिर इसे थैलेसेमिया भी कहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, तो इसको ऐड किया गया है इन सारी की सारी चीज़ों में, राइट। तो ये हो गया 2 डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे, एक बड़ा सा ये हमारा जो है एथिक्स का GS पेपर 4 में
एक केस स्टडी के तौर पे बन सकता है। या फिर जीएस पेपर 4 में जब हम लोग वैल्यूज़ को पढ़ते हैं, या फिर जब हम लोग पर्सनल प्रोफेशनल, या फिर जीएस पेपर 4 में जो हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं उसके लिए हमारा हेल्प है। बाकी साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी का पार्ट है। तो ये ह्यूमनॉइड है, बेसिकली जो ह्यूमन के काम को कर सकता है, ऐसा रोबोट ह्यूमनॉइड कहलाता है। तो अभी कल की न्यूज़ में मेंशन किया गया था कि किस तरह से जो चाइना है वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट को असिस्ट कर रहा है दौड़ने के लिए, दैट मीन्स रनिंग पर्पज के लिए, रनिंग कंपटीशन के लिए। तो उस रोबोट ने अभी क्या किया कि उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड था 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम में उसे डिफीट कर दिया गया, दैट मीन्स हरा दिया गया। जैसे उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड था 9.58 सेकेंड में 100 मीटर्स का रिकॉर्ड, कि 100 मीटर्स वो 9.58 सेकेंड में रन कर लेते हैं। तो उस रोबोट ने तकरीबन ये 9.39 सेकेंड्स में उसे कैप्चर कर लिया है। तो ये कुछ सिली न्यूज़ थी। बेसिकली अब हम यहाँ पे देखेंगे एक हमारा पॉलिटी GS2 के लिए, स्पेसिफिकली पॉलिटी के लिए मेंस का एक अच्छा सा जो है तो हमारे लिए आंसर बन सकता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, तो हमारे इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। तो बेसिकली पार्लियामेंट के लिए मनोज कुमार झा, जो कि बेसिकली एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने बताया है। द फर्स्ट वन वो बता रहे हैं कि भैया जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा हो गया है। दैट मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के पास जो है तो एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, मतलब कि लिमिटेड लोगों के पास अनलिमिटेड पावर है, बेसिकली ये बता रहे हैं। सेकंड उन्होंने ये बताया कि डिक्लाइन ऑफ डिबेट, लाइक द काइंड ऑफ डिबेट we see in the post independence era, the intellectuals, the debate, the kind of dimensions used to be discussed in the parliament, that is completely declined in this era. That means after you can say after 2024 or inwards or 2014 inwards. थर्ड वन जो कहते हैं कि इरोजन इन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड पार्लियामेंट सर्वाइवल, ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट सर्वाइवल है और जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इन सब में जो है तो कहीं न कहीं इरोजन हो गया। आप देखते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट में स्पीकर कई बारी जो है तो कुछ अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियन रहते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कई बारी वो जो है तो डिफेक्शन लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। फोर्थ वन जो वो बताते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है उनमें डिमोनाइजिंग रोल हो गया। दैट मीन्स कि उनका जो रोल है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का इसेंशियली टू स्क्रूटिनाइज दी रूलिंग पार्टी, या फिर उनके एक्ट को, उनके जो स्कीम्स है उनको एक तरह से ऑडिट करने का भी कुछ हेल्प करते हैं ये लोग। तो ये इसमें डिमोनाइज हो गया। दैट मीन्स पार्लियामेंट्री कमेटी के हो सकता है जो मेंबर्स वगैरह हों, वो मेंबर जो कि अपॉइंटेड होते हैं, कुछ मेंबर्स सिलेक्टेड होते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं, तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा कहीं गिरावट आ गया है। इस तरह से वो 4 सिम्टम्स बताते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट फॉर योर मेंस स्पेसिफिकली, बाकी इसमें हमें कुछ खास नहीं पढ़ना। हाँ, एक और है जो कि जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और हम कह सकते हैं कि जीएस पेपर 1 जो अपना सोसाइटी का है, अर्बनाइजेशन टॉपिक, उसमें जो है थोड़ा सा हेल्प करेगा कि जो सिटीज़ हैं उसमें इतना ज़्यादा फ्लड क्यों आ रहा है, या फिर किस तरीके से उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली थोड़ा सा दिल्ली मास्टर प्लान है 2047, मतलब 2047 तक हम एम करते हैं कि जो दिल्ली है वो एक तरह से वहाँ पे न्यू हाउसिंग डेवलप हो जाएगी। जैसे झुग्गी झोपड़ी वगैरह हम देखते हैं इस समय पे, तो उसे ख़त्म करने के लिए एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा और इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, जिससे कि इकोनॉमी अच्छे तरीके से सरप्लस रन करे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको बेहतर तरीके से डेवलप किया जाएगा। जैसे अभी कंजस्टेड, इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल अभी हम इसी में देखेंगे, जो बेसिकली फ्लड वगैरह, हीट वगैरह, या फिर जो भी डिज़ास्टर वगैरह सिटीज़ में आ रहे हैं उनके पीछे का कारण बताएगा। तो बेसिकली जो मास्टर प्लान फॉर 2047 है, इसको आप जीएस पेपर 1 में अर्बनाइजेशन में और जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, लाइक पिन आउट कर सकते हैं दिल्ली मास्टर प्लान। बस इसी के लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे बेसिकली वही थोड़ा सा प्लान, इसके ऊपर मैंने कल भी आपको समझाया था, टेक्निकल एक्सपर्ट इन्वॉल्विंग लैंड यूज़, डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीज़ें। गीग वर्कर्स को लेकर के थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, किस तरीके से उनके ऊपर काम करना है। रिहेबिलिटेशन थोड़ा काम किया जाएगा, इस पर आप डाल सकते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इस तरह से कोटेशन डाल सकते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए, राइट।
एंड अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इकोनॉमी की तरफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IR इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज़ स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया एंड जापान। तो इंडिया एंड जापान को रिलेशन को समझते हैं, बट थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि इंडिया और जापान के बीच में 2011 में 2011 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। दैट मीन्स इंडिया और जापान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और अभी हमारे यहाँ से जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो जापान विज़िट किए हुए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आने वाले 10 ईयर्स में, दैट मीन्स इन बाद 10 ईयर्स हम 62 बिलियंस का जो है तो ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअली, या फिर कह सकते हैं इंडिया की तरफ से होगा। और कम्प्लीटली जो है तो ये हम $30 ट्रिलियन बाई 2047 तक हम इसे एम करते हैं। बाकी मैंने आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया जिसमें कि इंडिया और जापान, दैट मीन्स कि इंडिया और जापान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली ये है कि इंडिया जो जापान से इंपोर्ट करेगा उसमें 90% तक की जो है तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेगा, और जो जापान जो है इंडिया का सामान इंपोर्ट करेगा तो 95% तक का इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेगा। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा और जापान का हो चुका है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है। हालांकि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है तो स्वीडन के साथ भी है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी है। अभी इसमें हम देखेंगे कि कैसे यूरोपियन यूनियंस ने जो अपना कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एक रूल निकाला है, जिसके तहत जो कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर वो टैक्स लगाएगा या सर्टिफिकेट देगा। उसको लेकर के थोड़ा सा अल्टरनेटिव हमारे यहाँ ढूंढा जा रहा है, ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, या फिर जो और भी कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डिपेंडेंट हैं अपना एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोप में, उसको डाइवर्स किया जाए जापान की तरफ, या फिर अलग बायलैटरल रिलेशन बनाया जाए किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो उसी में हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो 17 ट्रिलियन का जो है हमने FTA का कर रखा है अच्छे से। जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक्सेस 17 ट्रिलियन डॉलर हमने उसको मैनेज कर रखा है। तो इंडिया क्या दे सकता है, लाइक हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं जापान को। इसके अलावा लोकलाइजेशन को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हम दे सकते हैं जापान को। और यहाँ पर जो एक अच्छा सा एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हैं कि जो जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक 1.6 टाइम्स 1980s में गई थी, 1.6 टाइम्स उसने ग्रोथ किया है इंडिया में। इसके अलावा जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं वो 1580 जापानीज़ कंपनीज़ हैं जो इंडिया में रन कर रही हैं अपने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट बिजनेस को, या फिर इंडस्ट्री लीड बिजनेस को, या फिर मशीनरी को, ऑटोमोटिव को, या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को इंगेज कर रही हैं। दैट द थिंग। एंड अब ये जो मैंने आपको कहा था कि चूँकि यूरोपियन यूनियंस ने क्या किया है, उनका एक कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम है जिसके तहत वो लोग ये कह रहे हैं कि अब इंडिया जो है, इंडिया से अगर हम जो भी इंपोर्ट करेंगे, लाइक हम आयरन एंड स्टील जो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, या फिर हम सीमेंट इंपोर्ट करते हैं, या फिर हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं, तो इस सारी की सारी चीज़ों को बनाने में इंडिया को क्या लगता है कि कोल बेस्ड अभी हमारे पास जो है तो एनर्जी का सोर्स है। उस कोल बेस्ड एनर्जी के सोर्स की वजह से इंडिया जो है हाई अमाउंट में कार्बन रिलीज़ करता है। तो वो लोग कार्बन रिसोर्स जिसमें कोल का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन रिलीज़ हो रहा है, उस तरह की चीज़ों को ले करके वो लोग थोड़ा सा जो है तो सिंसियर हुए हैं, उस चीज़ को लेकर के बैन कर रहे हैं कि हम जो हैं तो अब इसका इम्पोर्ट फ्रॉम दी इंडिया कम करेंगे। तो उसी तरह का एक डाइवर्जन जो है तो जापान में हमें देखने को मिलेगा कि जापान एक हमारा अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है हमारा जो स्टील या आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से एंड ऑफ मार्केट बिहेवियर, जैसे कि हम लोग जो है तो अच्छा मार्केट जापान को दे सकते हैं। वी हैव 140 करोड़ पॉपुलेशन, दैट मीन्स कि हमारे पास 140 करोड़ कंज्यूमर्स हैं जो कि जापान का जो फिनिश्ड गुड है उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो जापान के लिए एक अच्छा मार्केट ये हो सकता है। दैट्स द थिंग। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि सेरम आई वैक्सीन टाई अप, ये देख लीजिएगा आप। सेरम आई वैक्सीन टाई अप बेसिकली कि जो जापान है वो ये उनके मिजीसेक फार्मा लुक दैट मीन्स एक पार्टनरशिप करना चाहता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सप्लाई ऑफ वैक्सीन जापानीज़ एंसेफेलिटीज़, दैट मीन्स जापानीज़ एंसेफेलिटीज़ की जो वैक्सीन है वो जो है तो जापान जो है इंडिया से
इंपोर्ट करना चाहता है। और ये जो एनसीफेलिटीज़ वैक्सीन है वो बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर ट्यूमर या फिर किसी तरीके से स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, मैं इसे अच्छे से बता देता हूँ आपको। एनसीफेलिटीज़ जो वैक्सीन है वो किस लिए काम आती है, तो जैसे ह्यूमन ब्रेन है, राइट, तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर कभी कभी क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, जिसे कई लोग शायद ट्यूमर भी कहते हैं। तो स्वेलिंग हो जाती है, तो स्वेलिंग को जो है तो लड़ने के लिए या डिक्लाइन करने के लिए इस एनसीफेलिटीज़ वैक्सीन का यूज़ किया जाएगा। दैट इज़ अबाउट एनसीफेलिटीज़। सो ये है इंडिया और जापान का हमारा बेसिकली रिलेशन, जो कि हम अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हमने अभी जैसे बताया 10 ट्रिलियन येन, दैट मीन्स 62 बिलियन ऑफ डॉलर हम जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। दैट्स द थिंग। अब उसके बाद जो है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये है कि इंडिया जो है क्लाउड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, राइट। इंडिया जो है क्लाउड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। इसका क्या मतलब हो गया, यूएसए की कंपनी है, उसका नाम है एंथ्रोपिक्स, ठीक है, एंथ्रोपिक्स कंपनी है। वो एंथ्रोपिक्स कंपनी बेसिकली क्लाउड सॉफ्टवेयर उसने बना रखा है। तो क्लाउड सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो चीज़ आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा कर के लेते हैं, जैसे आपको वीडियो जनरेट करना है, इमेज जनरेट करना है, कोई आपको ईमेल मार्केटिंग करना है, मतलब कॉर्पोरेट लेवल के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एआई इंटीग्रेशन के लिए, वो क्लाउड वन साइड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा देता है। इस तरह का है ये। तो इसने अभी रिसेंटली एक सर्वे किया है, उस सर्वे में ये बताया बेसिकली कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन तो काफ़ी है, लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन है, दैट मीन्स कॉर्पोरेट वाली पॉपुलेशन है या जो क्लाउड को यूज़ कर सकती है, उसका सेगमेंट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन साइज़। तो वही वो रैंकिंग दे रहा है कि 101 कंट्रीज़ हैं टोटल, सॉरी इंडिया जो 101 दैट मीन्स 101st कंट्री है अमन 116 कंट्रीज़ में जो क्लाउड को यूज़ कर रहा है। किस लिए, वर्किंग पर्सन, दैट मीन्स जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसके लिए। हमारे पास पॉपुलेशन साइज है, लेकिन चूंकि हम इसमें इतने ज़्यादा इंगेज नहीं हैं, इसमें मैं अभी बताऊंगा आपको इंगेज ना होने का कारण क्या है। ये जो गैप है इतना ज़्यादा, वो पॉपुलेशन की वजह से नहीं है, या फिर जो है तो इंडस्ट्री डिमांड की वजह से नहीं है, बल्कि वो गैप इस वजह से है क्योंकि हमारा जो है एक्सेस जो है और जो इनकम है या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या अवेयरनेस टू टूल्स है, दैट मीन्स कि हमारा जो इनकम है, इनकम एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इस मामले में। जैसे 2025 का एक सर्वे है, उस सर्वे में ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जो 2025 में पर कैपिटा इनकम है, दैट मीन्स एक हाउस होल्ड की इनकम है, वो अराउंड $2702 है, दैट मीन्स $2700 है, दैट मीन्स समथिंग अराउंड 2,58,000 के करीब। वहीं हम जो है तो यूएस को देखते हैं $90,000 का है, श्रीलंका को देखते हैं $5,000 है, और अपने पड़ोसी जो है बांग्लादेश को देखते हैं तो $2597 के करीब है। दैट मीन्स कि जहाँ पर इनकम अच्छा है, द कंट्रीज़ वेयर पर कैपिटा इनकम इज़ ग्रेट, दैट मीन्स दे आर बूमिंग विथ एआई कंजम्पशन, ठीक है, एआई कंजम्पशन में या फिर एआई प्रोडक्शन में वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है, इस वजह से अभी जो है हम इसका कम यूज़ कर रहे हैं। उसका एक बड़ा रीज़न है कि हम इसको अनइवन यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि स्पेसिफिकली जो हमारे कंट्रीज़ में जो स्पेसिफिक स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे तमिलनाडु है, जैसे कर्नाटका है और जैसे दिल्ली है, तो इन स्टेट्स में स्पेसिफिकली जो एआई क्लाउड का या एआईज़ वगैरह का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये एक तरह से आईटी सेक्टर है, यहाँ पे अवेयरनेस है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी इनकम है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर बूम हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप। तो ज्योग्राफी जो है एक अच्छा और अनइवन तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है कि एआई का किस तरह से यूटिलाइजेशन या फिर कंज्यूम इंडिया में हो रहा है। दैट इज़ द वन फैक्टर, दैट इज़ इनकम, ज्योग्राफी और जो है तो सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, दैट इज़ योर सर्विस सेक्टर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं तो इंडिया में हो रही हैं, राइट। अब थोड़ा वर्ल्ड में देख लेते हैं। तो अभी जो कनाडा में है, कनाडा में तकरीबन ट्रंप ने फिर से थ्रेट किया है कि कनाडा में हम 50% टैरिफ लगाएंगे। दैट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये आप H1B वीज़ा देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा वर्किंग वीज़ा के लिए $1,00,000 का जो है तो फीस लगाया जा रहा है। इतना नेसेसरी नहीं है, इसलिए मैंने केवल जो टाइटल्स हैं उसके ऊपर डाला है।
हाँ, नेपाल में क्या है कि फर्स्ट मॉडर्न टनल रोड बनने जा रहा है पब्लिक्स के लिए। तो ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, जैसे नागदुंदा पैसेज है, रोड टनल बन रहा है। तो नागदुंदा पैसेज से जो काठमांडू है, नागदुंदा पैसेज इसका नाम है, काठमांडू से जितना भी अदर इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उन सबको ये कनेक्ट करेगा बेसिकली। और इसमें हाँ, वर्ल्ड ब्रेड बास्केट बेसिकली जो है तो यूक्रेन और रसिया के रीजन को, जो क्रीमिया वाला रीजन है और यूक्रेन का जो ब्लैक सी से सटा हुआ रीजन है, ब्लैक सी से बाउंड्री जो मैच करता है, बाउंड्री शेयर करता है, वो वाला रीजन है। वो वाला रीजन जो है ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड है। लेकिन ये ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड दैट मीन्स समथिंग अराउंड 1/3 ऑफ टोटल जो वीट है वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ था कि लाइक दो कंट्रीज़ के बीच में, जैसे यूक्रेन ने रसिया के क्रीमिया वाले पोर्ट में जो है तो अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है, जो रूट है, वो थोड़ा सा उसमें कन्फ्लिक्ट हो गया था, राइट। एंड ओके, सो यहाँ पे जो है तो मेन प्रॉब्लम अब जो आ रहा है ब्रेड बास्केट के इस रीजन को लेकर के, दैट मीन्स रसिया और यूक्रेन वाले पास के जो रीजन है उसको लेकर के, इसमें एक वॉर आ रहा है। दैट मीन्स रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, वॉर है, उसकी वजह से। दूसरा वेदर है, दैट मीन्स एल नीनो का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है रेड सी में, मेडिटेरेनियन सी में और जो है तो ब्लैक सी में, वो है। एंड द थर्ड वन इज़ ट्रेड पार्ट्स, दैट मीन्स किस तरीके से ट्रेड या फिर सप्लाई चेन में डिस्प्यूट होगा। बाकी यहाँ पर हीट वेव की वजह से जो वाइल्ड फायर वगैरह लग रहे हैं वो भी एक सोर्स है। इस पर हमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना, बस ये याद रखना कि ब्रेड बास्केट जो है रसिया वाले पार्ट में है और वो वार, वेदर और ट्रेड किस तरह से, जो मैंने आपको बताया, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। द थर्ड वन इज़ थोड़ा सा देख लेते हैं साइड कॉर्नर में, राइट टू वॉक। जैसा कि हमने अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये देखा था कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो जजमेंट दिया गया था कि अब हमारे देश में राइट टू वॉक दैट मीन्स पेडेस्ट्रियन या फुटपाथ अंडर फंडामेंटल राइट आ चुका है, राइट। एंड द थर्ड वन थिंग, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया है। एंड तो रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है अब। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसने एक पॉलिसी जो है तो फ्रेम की है इस राइट टू वॉक के लिए। तो उस पॉलिसी में जो है तो सेक्शन 198 ऑफ जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका सेक्शन 198 जो है इस पॉलिसी को बेसिकली इम्प्लीमेंट देने के लिए बना हुआ है। तो फुटपाथ में क्या है कि कुछ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, दैट मीन्स ऐसे रीजन जो एक्सीडेंट प्रॉन रीजन होते हैं। ऐसे 15 से 20 रीजन होते हैं जो एक्सीडेंट प्रॉन रीजन होते हैं, जहाँ पर डेथ वगैरह हो सकती है, इंजरीज वगैरह हो सकती है लास्ट 2-3 ईयर्स में, तो उसे हम ब्लैक स्पॉट कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पेडेस्ट्रियन डेथ को लेकर के यहाँ पे एक डेटा है अपने पास, 31% ऑफ पेडेस्ट्रियन डेथ जो है नेशनल हाईवे में हो रही हैं। केवल 31% ऑफ टोटल पेडेस्ट्रियन डेथ या फिर फुटपाथ पे जो डेथ होती है वो इट इज़ अराउंड 31% जो है नेशनल हाईवेज़ में हो रही है। तो अब यहाँ पे फुटपाथ को लेकर के कुछ स्पेसिफिकेशन है, दैट मीन्स फुटपाथ कितना कैसा होना चाहिए देख रहे हैं। 2 मीटर्स का उसका जो है तो वॉकिंग एरिया होना चाहिए। इसमें व्हील चेयर को लेकर के थोड़ा सा डेटा दिया गया, आप ये देख लीजिएगा, राइट। इसके अलावा जो है तो उसकी हाइट 150 मिलीमीटर से ऊंचाई नहीं होनी चाहिए सड़क से, ठीक है। बाकी बुलार्ड लगे हुए होने चाहिए। बुलार्ड मतलब क्या होता है, जैसे फुटपाथ हो गया ना, तो फुटपाथ के यहाँ दैट मीन्स की एंट्री और एग्जिट दोनों टर्म पे कुछ ऐसे पिलर ऐसे लगा दिया जाएगा, सीमेंटेड पिलर, ताकि यहाँ पर जो है तो जो मोटरसाइकिल हैं या जो टू व्हीलर्स हैं वो इस पे एंट्री ना करें। क्योंकि कई बार देखा गया है कि टू व्हीलर्स जो है तो पेडेस्ट्रियन पाथ पे दैट मीन्स फुटपाथ पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो बुलार्ड के लिए भी इसमें एक सिग्निफिकेंट है। बाकी टैक्टिक पाइल्स जो ब्लाइंड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए है। कर्ब क्रैम्प्स जो है लगाए जाएंगे, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा हम लोग, आप इसको GS पेपर 4 में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, कि हमारे इंडिया में एक सिविक सेंस या बिहेवियरल चेंज करने के लिए गवर्नमेंट का कोई अप्रोच नहीं है, बट ये पॉलिसी स्पेसिफिकली थोड़ा सा इस पर ध्यान दे रही है। तो बिहेवियरल चेंज के लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ग्रीवेंस मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जा रहा है या पोर्टल बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टल बनाया जा रहा है, जिस पे रिपोर्ट आप कर सकते हो अगर कोई भी सिटीज़न जो है वायलेशन करता है इन रूल्स का, जो भी मैंडेटरी है, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो
इसको आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। एंड अभी यहाँ पे एक नीट टर्म आया है, दिस नीट टर्म इज़ नॉट अबाउट एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट अबाउट एग्ज़ाम, दिस नीट टर्म इज़ रिलेटेड टू नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3 इकोनॉमी एंड समथिंग इट इज़ अराउंड GS पेपर 2 ऑल्सो एंड सोशल जस्टिस, बिकॉज इसमें वुमेन के बारे में भी बताया गया है। एंड GS पेपर 1 मोर और लेस किस तरीके से इसमें लिंक्ड है, तो GS पेपर इसमें 1, 2 और 3 का थोड़ा इसमें ज़्यादा वेटेज है, 2 का भी वेटेज है, 1 का थोड़ा कम कह सकते हैं है, ठीक है। तो इसमें कुछ डेटा है स्पेसिफिकली जो आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया गया, समटाइम्स यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है, जैसे मोर्टेलिटी रेट या फर्टिलिटी रेट उसने कुछ टाइम पहले पूछा था। इट माइट बी पॉसिबल कि दे कैन आस्क अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कैलकुलेटेड ऑन दी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल विद इन टोटल वर्क फोर्स, दोज करेंटली वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क। दैट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा ये होगा जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। किस में अनएम्प्लॉयड है, दैट मीन्स कि लेबर फोर्स के अंदर, और ये वो लेबर फोर्स है जो वर्क करना चाहता है या वर्क सर्च कर रहा है, ठीक है। इस वजह से तो ये हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डिफिनीसन कि दैट मीन्स अनएम्प्लॉयड पीपल विद इन टोटल वर्क फोर्स करेंटली लुकिंग फॉर वर्क। तो इसमें एक जो PLFS दैट मीन्स पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आया है, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में डिक्रीज हुआ, ऐसा बता रहा है कि 6.1% 2017-18 में था, बट अभी जो है 2025 में 3.1% है। अभी इसको लेकर के जो राइटर हैं, जो एडिटर हैं, उसको लेकर के थोड़ा सा बताएंगे कि इट माइट बी मिस इंटरप्रेट। तो यहाँ पे जो 15 ईयर्स के अबव के लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है तो बहुत ही कम नौकरी का चांसेस है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से वरी क्यों है, इसका रीज़न है तो बताया जा रहा है 15 से 29 ईयर्स का जो एज है वो कम्प्लीटली काफ़ी हाई अनएम्प्लॉयड है, राइट। इसमें थोड़ा सा एक डेटा दिया गया है कि 18% 2017-18 में था, अभी 10% जो है 2023-24 में है। और यहाँ पर जो है तो 25 जो एज है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग हाईली अनएम्प्लॉयड है, तकरीबन 40% ऑफ पॉपुलेशन, या फिर 4 आउट ऑफ 10 ग्रेजुएट जो हैं अबव 25 ईयर्स एज या फिर 25 ईयर के एज में वो लोग अपना जो है तो नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दैट मीन्स दे आर अनेबल टू सर्व एज अ एम्प्लॉय। एंड एक और रिपोर्ट है कि स्टेट वर्किंग इंडिया दैट इज़ SWI रिपोर्ट 2026 का है, जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो ग्रेजुएशन वाला जो पर्सन हु इज़ ग्रेजुएटिंग, जो ग्रेजुएट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उनका अनएम्प्लॉयमेंट हायर है एज़ कम्पेयर टू डेटा 1983। थोड़ा सा इसमें उन्होंने पुराना डेटा ले लिया है। बाकी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जॉब मैटर करता है, ना कि क्वांटिटी ऑफ जॉब। दैट मीन्स पोस्ट कोविड के टाइम पर जो है तो काफ़ी ज़्यादा उसके बाद से अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है। थोड़ा सा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, बाकी स्पेसिफिक डेटा हम थोड़ा ऊपर कवर अप करेंगे। तो ये बात हो गई वुमेंस के लिए, जैसा मैंने कहा था GS पेपर 1 में सोसाइटी, और स्पेसिफिकली जो है तो GS पेपर 2 में सोशल जस्टिस में ये काम करेगा। वुमेन से रिलेटेड एक डेटा है कि वुमेन वर्कफोर्स में इट इज़ समथिंग अराउंड 94 मिलियन जो है 2020 से 2017-18 में बढ़ करके अभी 186 मिलियन हो गया 2024 में। थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इस चीज़ को लेकर के। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में मिसलीडिंग है, इसको लेकर के थोड़ा सा इन्होंने बताया है किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो है तो मेज़र किया जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे ओनली मेजर्ड व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेज़र किया जा रहा है जो लोग काम करना चाहते हैं। दैट मीन्स अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू वर्क, तो वो जो काम ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल नहीं रहा है, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का दर्जा दिया जा रहा है। बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं या फिर किसी वजह से वो लोग नहीं चाहते हैं या फिर वो प्रोडक्टिव वर्क में नहीं इन्वॉल्व हैं, उसको लेकर के अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं रखा गया है, राइट। इसमें वुमेन का केस है कि वुमेन काम तो कर रही है, वर्क तो कर रही है, बट जो वुमेन का वेज है, ठीक है, वो काफ़ी कम है, एक बात। दूसरी बात, वो किसी प्रोडक्टिव
वर्क फोर्स के तौर पे इंगेज नहीं हो रहे, इट इज़ नॉट इंगेज इन एज अ प्रोडक्टिव लेबर, वो कम्प्लीटली डेली या फिर लेबर फोर्स में अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है। दूसरा, उनका एजुकेशन भी नहीं होता, जिसकी वजह से उनका लेबर फोर्स में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। नीट को लेकर के जो टर्म यहाँ पे लाया गया, दैट इज़ द टर्म इज़ सेट कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दैट मीन्स एक ऐसा इंडिविजुअल या पर्सन जो कि ना तो एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में हो, ना ही ट्रेनिंग में है, इस तरह के लोगों के लिए नीट टर्म यूज़ किया गया है। तो लेबर अंडर यूटिलाइजेशन विच एक्सक्लूड दोज इन एजुकेशन ट्रेनिंग, दैट मीन्स लेबर जो कि अंडर यूटिलाइजेशन है और कम्प्लीटली वो एजुकेशन और ट्रेनिंग में एक्सक्लूड है, मतलब कि वो एजुकेशन और ट्रेनिंग उसे नहीं मिला हुआ है। इस तरह के लोगों की संख्या 25% ऑफ इंडियन यूथ है। दैट मीन्स नीट एस्पिरेंट, नॉट नीट एग्ज़ाम, दिस इज नीट अबाउट नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। तो इस तरह के 25% इंडियन यूथ हैं अपने इंडिया में, राइट। और 2026 में ये डेटा जो है 36.8 करोड़ यूथ पॉपुलेशन जो है वो नीट की कैटेगरी में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है। अब इसमें जो है तो हमारे यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो हमारा ग्रोथ है वो जीडीपी फिगर में है, बट वो गोल्डीलॉक पीरियड चल रहा है उसका। अब इसमें एक छोटा सा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट अभी इस टाइम पे चल रहा है, अशोका पीरियड का एक स्तूपा है जिसे हम वैश्य टेकरी स्तूपा कह रहे हैं, जो कि इट माइट बी पॉसिबल, ये भी इसका एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि सांची वाले स्तूपा से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, सांची जो भोपाल में है, राइट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इस स्तूपा के बारे में कि लार्जेस्ट स्तूपा है और ये इसका नाम वैश्य टेकरी है, 350 फीट है और ये 100 फीट की हाइट पे है। बाकी इसी से अटैच डीआईसी के आसपास में नियर बाई में एक छोटा स्तूपा है जिसको कुम्हार या कुम्हार टेकरी स्तूपा कहा जा रहा है। इस स्तूपा को लेकर के थोड़ा सा बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ये समथिंग अराउंड कंपैरिजन टू सांची स्तूपा थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब इसका नाम वैश्य टेकरी कैसे पड़ा, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अशोका उज्जैन में कितने समय तक रहे, हाँ, और ये जो स्तूपा है वैश्य टेकरी ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। तो उज्जैन में अशोकाज जो है तो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उज्जैन जो है तो शिप्रा नदी है जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है और उज्जैन की कैपिटल जो है अवंती रही है महाजनपद के समय में। तो ये उज्जैन से रिलेटेड हो गया। उज्जैन के वाइसराय रह चुके हैं अशोका। उनके फादर जब बिंदुसार ने उन्हें भेजा था तक्षशिला पे, सॉरी एज अ वाइसराय उन्हें अवंती का भेजा गया था। उनके जो फादर हैं दैट मीन्स कि बिंदुसार, राइट। अब यहाँ पे अशोका कैसे देवी से मिलते हैं उसके बारे में है, क्योंकि ये जो स्तूपा है ये स्तूपा का नाम ही वैश्य टेकरी है और उनके बीवी के नाम पे, उनके वाइफ के नाम पे है। तो अशोका बेसिकली जब विदिशा से जब उज्जैन के लिए जा रहे होते हैं तो विदिशा से होकर गुजरते हैं तो वो बेदिशा देवी, दैट मीन्स उस लेडी का नाम है बेदिशा देवी से मिलते हैं जिससे उनकी शादी होती है और वो डॉटर थी एक मर्चेंट की। तो मर्चेंट को उस टाइम पर चूँकि वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैटेगरी में था, तो वैश्य की बेटी थी, दैट मीन्स एक मर्चेंट की बेटी थी, वैश्य की बेटी थी, और इस वजह से इस स्तूपा का नाम जो है तो वैश्य टेकरी पड़ा है। बाकी इसी वेदिशा देवी के 2 बच्चे हुए जिनका एक नाम है महिंद्रा और दूसरा नाम है संघमित्रा, जो लोग बाद में बुद्धिज़्म रिलीजन का प्रोपगेशन करने के लिए, डिसेमिनेशन करने के लिए जो है तो सिलोन, दैट मीन्स श्रीलंका जाते हैं। तो वो वेदिशा देवी के ही दोनों बच्चे हैं, महिंद्रा और संघमित्रा। अब इसमें क्या है कि बेसिकली इस एक्सकवेशन में हमें जो है एसेस मिला है बुद्धिस्ट टीचर का जो कि वहाँ पढ़ाया करते थे बच्चों को। बाकी यहाँ पे जो एंशिएंट सिटी है यहाँ पे मड फोर्टिफिकेशन किया गया था उज्जैन के आसपास, ये बताया गया है। उज्जैन और बाकी अवंती इसकी कैपिटल थी। और यहाँ पे शिप्रा नदी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिप्रा नदी जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल की, वो अवंती दैट मीन्स उज्जैन के आसपास वाले इलाके में थी। ये थोड़ा सा था जो इम्पोर्टेंट था। अब एक जो इम्पोर्टेंट अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है जीएस पेपर 3 में स्पेसिफिकली, उसके ऊपर हम देख लेंगे कि हमारी जो सिटीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हैं बट वहाँ पे डिज़ास्टर रिजिलियंट नहीं है। उसका कारण क्या है? तो उसका एक कारण ये है कि भाई कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, दैट मीन्स कंजस्टेड कंस्ट्रक्शन है। अगर कोई मेट्रो सिटीज़ में रहता होगा, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, तो उन्हें पता होगा कि किस तरीके से जो सिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस कंस्ट्रक्शन है। दैट मीन्स 2 बिल्डिंग्स के बीच में बहुत कम रास्ता होता है, वेंटिलेशन नहीं होता और वहाँ पे चलने के लिए स्थान नहीं होता और लोग जो हैं तो जब एक
एक अपना खिड़की खोलता है तो एक दूसरे वाले को खिड़की अपना बंद करना पड़ता है, इस तरीके की सिचुएशन रहती है। तो वीक ड्रेनेज सिस्टम है और यहाँ पे जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी कम है और अनसेफ हाउसिंग है। दीज आर द रीजन्स बेसिकली जिसकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं डिज़ास्टर, राइट। तो हीट वेव जो है या क्लाउड बर्स्ट जो है या साइक्लोन जो है इन जगह पे जब भी आता है तो फ्लड आ जाता है। जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ या साइक्लोन आया तो जो है तो ज़्यादा रैन हुआ तो फ्लड प्लेन जो है हो जाएगा, मतलब फ्लड आ जाएगा कंक्रीट एरिया पे। चूँकि कंक्रीट है, अभी हम देखेंगे इसके रीजन्स क्या क्या हैं कि जो फ्लड है तो फ्लड ज़्यादा लंबे समय तक इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो डेंस कंस्ट्रक्टेड है, एसफॉल्ट इज़ वन ऑफ द रीज़न। एसफॉल्ट मतलब जिसको आमतौर पर लोग गांव में या फिर शहर में भी शायद डामर बोलते हैं, जो ब्लैक रहता है, चारकोल काइंड ऑफ, और वो यूज़ किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो वो सेमी पोरस रहता है एक बात। दूसरी बात जो है तो वो हीट ब्लैक कलर का होता है, हीट को ज़्यादा कंज्यूम करता है और ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखता है, राइट। तो इस तरह की इस चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे पुअर वेंटिलेशन है, लॉस ऑफ ट्री हो गया है। तो बेसिकली द रीज़न बिहाइंड जो हमारा इतना घटिया तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यही है कि कंस्ट्रक्शन बेकार है, एसफॉल्ट है, पुअर वेंटिलेशन है, जो ट्रीज़ वगैरह हैं उनका कवर कम हो गया है, राइट। वर्ल्ड बैंक का एक डेटा है कि 3 से 4% तक का टेम्परेचर इंडिया में बढ़ेगा विद द टाइम। जो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन होने वाली 951 मिलियंस बाई 2050 होगी। इस तरह के डिज़ास्टर से हमारा जो है नुकसान होता है, डेथ होता है, डैमेज होता है। बाकी यहाँ पे डिस्क्रप्शन हो जाता है, हमें उसके बाद फिर उस रिकवरी करना पड़ता है, रिकवरी के लिए पैसा यूज़ करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक ने इस तरह से रिपोर्ट दिया हुआ है कि $5 बिलियन का हमें जो है तो क्लाइमेट की वजह से यूज़ करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2030 तक, और 30 बिलियन समथिंग अराउंड 2070 तक। तो इसके लिए एक लॉ जो हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट हुआ है, दैट इज़ कि 2025 का अमेंडमेंट एक्ट है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अमेंड करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ समथिंग अबाउट फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्री के लिए। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी जो ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी, जो कि कैपिटल सिटी को या फिर जितने भी सिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, दैट मीन्स हर स्टेट को जो है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा स्टेट कैपिटल में। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश में भोपाल में ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है स्टेट को कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में इंदौर में जैसे MCD है, तो MCD जो है तो इंदौर में है, दैट मीन्स वहाँ भी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा इस अथॉरिटी को, दैट मीन्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स में इसके आने के चांसेस हैं। बाकी हीट वेव है, लाइटनिंग है, इस सारी की सारी चीज़ें जो हैं नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर इस एक्ट के तहत डाल दी गई हैं, ठीक है। हीट वेव को भी अब शामिल कर लिया गया, नेचुरल कैलामिटीज़ और लाइटनिंग जो बिजली कड़कती उसे भी। बाकी इसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है, कोई डेडलाइन नहीं दिया गया। इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कंस्टिट्यूट होगा स्टेट द्वारा अपने कैपिटल सिटी में और MCD नोटिफाइड एरिया में, उसका कोई डेडलाइन नहीं है कि कब करना है। दूसरा, इसके लेकर कोई मास्टर प्लान नहीं है, हमारे पास कोई फ्लड मैप नहीं है कि भैया फ्लड प्रोन एरियाज़ कौन से हैं ताकि हम जल्दी इवैक्यूएशन कर पाएँ या रिलीफ जो है तो हम दे सकें। दूसरा, हीट को लड़ने के लिए हमारे पास शेड, वेंटिलेशन, ट्री कवर, बिल्डिंग मटेरियल, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ज़रूरी है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। क्वालिफाइड प्लानर और टेक्निकल एक्सपर्ट हमें चाहिए जो भी अर्बन प्लानिंग करनी है हमें, राइट। अब हमारा छोटा सा सेगमेंट और बचा होगा, दैट इज़ बस हम इट इज़ अबाउट टू एंड अवर लेक्चर। हम विदिन 45 मिनट में आपका कवर अप कर देते हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहता है, नॉट फॉर डेली बट जो थ्रू आउट द ईयर इम्पॉर्टेंट रहेगा, हम उस पर कवर अप करते हैं, राइट। लेट मूव टू फर्दर। अभी जो जयशंकर है हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, वो बेसिकली व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट ऑफ रसिया से मिलने गए हैं, तो वहाँ पे बेसिकली छोटी सी बात है कि $100 मिलियन 2030 तक वो लोग म्यूचुअल इन्वेस्ट करेंगे और 2024-25 में इट वाज 59.56836
$1 बिलियन यूज़ किया गया, दैट मीन्स यूज्ड है। यहाँ पे आप छोटा सा एक जो है डेटा देख सकते हैं। ये IR का पोर्शन है। जब भी आपको इंडिया रसिया रिलेशन लिखना होगा, दैट मीन्स यू कैन कोट दिस डेटा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, राइट। अब इसके बाद जो है तो इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन जो है 2 डिवीज़न में इस पर काम करेगी। लाइक जो पहला डिवीज़न होगा ट्रेड इकॉनमी, साइंटिफिक और कल्चरल कोऑपरेशन को देखेगा। बाकी जो दूसरा डिवीज़न होगा वो मिलिट्री ट्रेनिंग कोऑपरेशन इन सब पर देखेगा। इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। तो जो मैंने आपको समझाया आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मुझे आपको देनी है दैट इज़ कि ये जो नोट्स है, जो मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ भी बताया, इसका नोट्स आपने वीडियो पॉज करना है और उसे नोट डाउन कर लेना है। दूसरा 1 सितंबर, इट इज़ 1 सितंबर जब मैं एथिक्स की क्लासेस लूँगा स्पेसिफिकली आपको पढ़ाने के लिए। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो इस न्यूज़पेपर का PDF है वो अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम, चूँकि ये कॉपीराइट का मसला हो जाएगा। तो आपने एथिक्स 21 सितंबर से हम चालू करेंगे स्पेसिफिक, और ये जो एथिक्स होगा ये टॉपिक वाइज होगा। दैट मीन्स जो भी सिलेबस में मेंशन है, राइट, जो भी सिलेबस में मेंशन है, तो सिलेबस में जैसे पहला टॉपिक है ह्यूमन एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दूसरा टॉपिक जो है तो ह्यूमन मोरालिटी वैल्यूज़ के ऊपर है, तीसरा टॉपिक जैसे एटीट्यूड है, फिर एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमारे जो इंडिया या वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनका मोरल थिंकर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, पब्लिक सर्विस है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस है। इस तरह के 7 टॉपिक्स हैं जो बेसिकली एथिक्स को लाइक एथिक्स के ऊपर सिलेबस में दिए गए हैं। उन सभी टॉपिक को टॉपिक वाइज पहला तो टॉपिक कवर अप करेंगे, दूसरा जो है सब टॉपिक कवर करेंगे अच्छे तरह से। तो बी पोलाइट, बी एंगेज, बी विद मी, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में होगा। और एक चीज़ और, जब भी आप न्यूज़ देखें, जो भी मैं न्यूज़पेपर आपको पढ़ाता हूँ, तो आप प्रेफर करें कि नाइट में आप इसको देखें, क्योंकि लास्ट में जब आप इस न्यूज़ को देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप उसे आराम से देख पाएंगे। दूसरा, जब आप दूसरे दिन उठेंगे यू विल फील कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि आप रात में पढ़ के सोए हैं। दैट मीन्स टुमारो इन द मॉर्निंग यू विल फील द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड दैट आई हैव टू स्टडी, एंड इट विल स्टिक in your mind as further as you will be like addicted this kind of process with your study. So this is all about today's class. So let's sum up and have a good day. और आप सबको धन्यवाद। 31 सितंबर से मैं मोर पॉसिबल की चालू करूँगा, दैट इज़ अवर एथिक्स. सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि.